आज जो हमारी क्लास है वो अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पे है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पोर्टुगीज़ और डचीज़ की अराइवल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ए स्टोरी एट ऑल। मैंने बहुत बार सुना है कि स्टूडेंट्स से भी सुना है और काफ़ी लोगों से सुना है कि हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ा जाए। स्टोरी का लास्ट में सिर्फ क्रक्स याद रहता है, स्टोरी पूरी की पूरी आप याद नहीं रख सकते हो। तो हिस्ट्री को भी एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ो, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, हिस्ट्री को भी वैसे ही आपको पढ़ना चाहिए। अगर यूपीएससी ने हिस्ट्री को प्रिलिमिनरी और मेंस में कंपलसरी किया है और फर्स्ट पेपर मेंस का पूरा हिस्ट्री के ऊपर ही बेस है, तो दैट मीन्स इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप खुद भी समझिए, इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको स्टोरी मत बनानिए। और जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं। और हिस्ट्री बहुत एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंसेस और लिंक्स को पकड़ना है। जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आप आराम से उसके सीक्वेंसेस को समझ पाते हैं। तो आज हम अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ रहे हैं, उसको भी हमें बिल्कुल कंसेप्चुअल और इसके सीक्वेंसेस के थ्रू पढ़ना है। तो ब्रिटिशर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। जब पूरे यूरोप में बहुत स्प्रेड हो गई ये न्यूज़ की जब भी पोर्टुगीज़ हैं और डचीज़ जो भी ट्रेड कर रहे हैं ईस्ट इंडीज़ में, तो उनको बहुत कमर्शियल बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी अपने सिटीजन्स को इनकरेज करना शुरू कर दिया कि भाई आप भी अब जाओ और कोई ना कोई सी रूट्स जाके आप जो है वो ढूंढो, सो दैट हम ईस्ट इंडीज़ में पहुँच सकें। तो जॉन मिल्डन हल जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिशर थे जो इंडिया में आए 1599 में। उन्होंने विजिट किया यहाँ पे और फिर उसके बाद वो दोबारा कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। 1599 में रूल था अकबर का, तो वो अकबर के टाइम पे इंडिया पे आए थे। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे इंडिया में रूलर कौन थे। जब वो वापस गए तो उन्होंने वहाँ की जो क्वीन थी उस टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो वहाँ की रूलर थी, तो उनसे जाके बात किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो पर्सन्स थे, एक का नाम था जॉन वाट्स और एक का नाम था जॉर्ज वाइट। इनको एक टास्क दिया कि भाई आप भी एक क्या करो, कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करो। अकॉर्डिंगली उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनाई। कैसे बनाई कि जितने भी वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स थे उनको बुलाया, उनसे बात की और फिर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 एडी में बनाई गई। और ये जो कंपनी है इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। क्यों जॉइंट स्टॉक कहते हैं? जैसे पोर्टुगीज़ में मैंने आपको बताया कि बहुत से वहाँ के जो मर्चेंट्स थे वो सब जब कोलैबोरेट होकर उन्होंने एक कंपनी बनाई थी तो उसको जॉइंट स्टॉक कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। सिमिलरली ब्रिटिशर्स की इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉइंट स्टॉक कहते थे। जॉइंट स्टॉक का मतलब, स्टॉक का बेसिकली मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स पुट देयर ऑल रिसोर्सेज के जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने हर रिसोर्सेज को इसमें जो है वो यूटिलाइज करते हैं, सो दैट इस कंपनी को हम सक्सेसफुल बना सके। उसके बाद इसी जॉइंट स्टॉक को जब चार्टर इशू किया गया बाय द क्वीन एलिजाबेथ, उसके बाद इसको बोला गया, इस चार्टर के अकॉर्डिंगली इस कंपनी को बोला गया एज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। तो आपको समझ आ गया कि सबसे पहले इसको जॉइंट स्टॉक क्यों बोला, फिर इसको बेसिकली इसका नाम, असली नाम जो था वो यही था, एज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। 31 दिसंबर 1600 एडी में ये कंपनी इंडिया में आती है। इस कंपनी का जो मेन इसको चार्टर दिया गया था, चार्टर का मतलब होता है कि ऑर्डर विद राइट्स। तो जो चार्टर दिया गया था वो ट्रेड करने का चार्टर दिया गया था। जैसे कि हमने पोर्टुगीज़ को डचीज़ में पढ़ा था हमने कि उनको बहुत से राइट्स मिले थे, इनको फिलहाल सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स मिले थे इंडिया में। और इसके जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें अरिस्टोक्रेट्स, जितने भी अरिस्टोक्रेट्स थे और वहाँ के जो रिच मर्चेंट्स थे ब्रिटेन के, वही इसके स्टेक होल्डर्स थे। तो इसमें 125 स्टेक होल्डर्स है। वैसे तो ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है कि कितने स्टेक होल्डर्स होंगे, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए कि 125 स्टेक होल्डर्स थे। और जो फर्स्ट गवर्नर थे इस कंपनी के, नॉट पोजेशन की बात नहीं करी, टेरिटरी की बात नहीं करी, सिर्फ इस कंपनी के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था थॉमस स्मिथ। ये क्वेश्चन कहीं पे आ चुका है IAS या KS में, आई डोंट रिमेंबर, बट आ चुका है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई थी उसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आंसर इज थॉमस स्मिथ।
अब क्या होता है कि जब ये इंडिया में आए तो इनके जो ट्रेड, जिन कमोडिटीज़ में ये ट्रेड करते थे उसमें स्पाइसेस तो ऑब्वियस है, वो तो होगा ही। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो स्पाइसेस का यूज़ करते थे, इसके लिए मीट के प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता था। उसके अलावा इंडिगो, दैट इज़ ब्लू डाई, उसके अलावा सिल्क, ओपियम। अब इन्होंने दो और जो ट्रेड थे यहाँ पे करना स्टार्ट किया था। एक था टी, तो टी आज जो हम पी रहे वो मेहरबानी, मैं तो बहुत आई एम आर्डेंट फैन ऑफ टी, तो बहुत टी पीती हूँ मैं, तो ये थैंक्स टू देम। उसके बाद साल्ट पेटर। साल्ट पेटर बेसिकली क्या होता है कि गन पाउडर के इंग्रेडिएंट को बोलते हैं साल्ट पेटर, तो ये उसका भी ट्रेड इंडिया में करते थे। उसके बाद आता है कि हुआ ये कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने मैसेज दिया कि भाई हम तो इंडिया में पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पोर्टुगीज और डचीज बैठे और वो तो हमें कुछ नहीं करने देंगे। तो पहला वॉयज जो लंदन से इंडिया के लिए आया था वो 1601 में आया था। इस वॉयज को कमांड किया था सर जेम्स ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वॉयज निकला तो था इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया में पोर्टुगीज और डचीज का इतना इन्फ्लुएंस था कि मुगल रूलर्स जो थे उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को। तो इसीलिए ये जो वॉयज था ये सीधे कहाँ चला गया, ये चला गया साउथ ईस्ट एशिया में। और बेंटम जो है इट इज़ ए आइलैंड इन जावा जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की बेंटम में। तो ये आप याद रख सकते हो कि जो फर्स्ट वॉयज आया था वो इंडिया में नहीं आया था, वो सीधे गया था बेंटम में। अब क्या होता है कि यहीं से रोल शुरू होता है इंग्लिश कैप्टन्स का, क्योंकि इंडिया में इनको कोई जगह ही नहीं मिल रही है, कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश नहीं करने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे, क्योंकि मुगल्स रूलर्स को पोर्टुगीज जो थे वो बहुत एल्योर करते थे, बहुत गिफ्ट्स देते थे उनको, बहुत लाइक अपने तरीके से उनको उन्होंने अपने हिसाब से अपने जाल में फंसा के रखा हुआ था। तो अब क्या हुआ कि इंग्लिश कैप्टन्स, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैप्टन्स का मैं आपको बताती हूँ। सर विलियम हॉकिंस, फिर फाइनली क्या होता है 1608 में सर विलियम हॉकिंस जो है वो अपने शिप के साथ आते हैं और उस शिप का नाम था हेक्टर। केबीसी आप लोग बहुत देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें करोड़्स में ये क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है कि कौन से एपिसोड वो कौन सा था, लेकिन वहाँ पे ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दैट मीन्स कि हिस्ट्री आपको केबीसी में भी मदद कर सकती है, जो भी जाएंगे आगे। नेक्स्ट आता है कि ये शिप कहाँ एंकर्ड हुआ था, तो ये सूरत में आया था। उस टाइम पे इंडिया के जो रूलर थे वो थे जहांगीर। ये जहांगीर के कोर्ट में एज ए एनवॉय या एम्बेसडर बन के 2 साल तक रहे। बड़ा इन्होंने प्लीज़ करने की कोशिश की जहांगीर को कि प्लीज़ हमें इजाज़त दे दो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की, लेकिन जहांगीर ने इनको कोई जो है वो इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पोर्टुगीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुगल कोर्ट में उस टाइम पे। फिर क्या होता है कि बीच में सर मिडल्टन जो हैं वो भी एक कैप्टन थे जो 1611 में आते हैं। उस टाइम पे भी जहांगीर थे, उन्होंने परमिशन ली थी इस्टेब्लिश करने की सूरत फैक्ट्री को। जैसे ही उन्होंने सूरत फैक्ट्री की परमिशन ली और उन्हें इस्टेब्लिश कर भी दी, लेकिन पोर्टुगीज को जब ये बात पता चल गई तो वहाँ पे बैटल ऑफ बॉम्बे, जो मैंने आपको पोर्टुगीज के टाइम पे बैटल ऑफ सावली करवाया था, ये वही वाली बैटल थी जिसमें फिर पोर्टुगीज जो थे पावरफुल थे, ऑब्वियस सी बात है, तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सर थॉमस रो आए। सर थॉमस रो जो थे उन्होंने तो वो पूरा माइंड बनाकर आए थे कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी ही करनी है। तो सर थॉमस रो ने जहांगीर को बहुत प्लीज़ किया, बहुत से गिफ्ट्स दिए, बहुत सी नई नई चीज़ें लेकर वो आए। तो उस वजह से फर्स्ट फरमान इनको इशू हुआ था। फरमान का मतलब होता है राइट्स देना, कि अब आप ट्रेडिंग राइट्स आपको मिलते हैं। ट्रेडिंग राइट्स किस तरीके से कि आप ट्रेड भी कर सकते हो और आप शेल्टर भी ले सकते हो यहाँ पे। तो उसको लेके 1612 में फरमान इशू किया गया और यही जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिले इनको ट्रेड के और रिजाइडिंग के, और उसकी वजह से सूरत फैक्ट्री जो थी वो 1613 में इंडिया में एस्टैब्लिश होते। एस्टैब्लिश पहले से ही थी, लेकिन उसको मतलब लाइक फंक्शनल जो किया था वो किया था सर थॉमस रो ने। इसके बाद और भी बहुत से प्लेसेस थे जहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसमें 1633 में उड़ीसा में, पटना में, बालासोर में, ढाका में, हुगली में, उसके बाद और भी बहुत सी जगह थी जहाँ पे ये लोग अपनी अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे थे।
अब आ जाता है इनकी सेटलमेंट्स के बारे में। आपको पता ही है कि जब भी कोई, चाहे वो कोई भी फॉरेन पावर हो, चाहे वो पोर्टुगीज़ हो, चाहे वो डचीज़ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो जब जब उनको फैक्ट्रीज़ की इजाज़त दी जाती है तो वो अपनी अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाने लग जाते हैं। तो सिमिलरली इन्होंने भी ऐसा ही किया। तो सबसे पहले हम इनकी सदर्न सेटलमेंट पढ़ेंगे। वो क्यों मैंने इस तरीके से डिवाइड किया कि पहले सदर्न, फिर वेस्टर्न और फिर ईस्टर्न, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सिंपल आप समझ लीजिए कि पहले हम सदर्न सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सदर्न सेटलमेंट में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, लेकिन इंडिया में पहली फैक्ट्री सूरत में थी और साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में, देन नागापट्टनम में। अब क्या होता है कि 1639 तक आते आते एक ब्रिटिश एजेंट थे, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, जिनका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने ये जो एक राजा थे, राजा ऑफ चंदेरी, उनसे क्या किया, सॉरी राजा ऑफ चंद्रगिरी, उनसे उन्होंने लीज में जो है वो सिटी ऑफ मद्रास, जिसको आज हम मद्रास बोलते हैं, उसकी सिटी जो थी, सिटी ऑफ मद्रास, मतलब वो एरिया उस टाइम पे इट वाज नॉट ए सिटी एट ऑल, तो वो एरिया जो था वो उन्होंने लीज में लिया और वहाँ पे उस सिटी को बिल्ट करवाया इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट जॉर्ज। और फोर्ट जॉर्ज जो था दैट वाज द फर्स्ट टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया, यानी फर्स्ट टेरिटोरियल पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एस्टैब्लिश किया, और ये फर्स्ट ये जो फोर्ट भी था इंडिया में। अब क्या होता है कि ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फोर्ट्स जो होते थे वो बेसिकली ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होते थे, प्लस डिफेंस पर्पसेस के लिए। डिफेंस कैसे कि अब ये क्योंकि टेरिटोरियल पोजीशन कर रहे थे इंडिया में, फोर्ट ये कोई छोटी मोटी कोई फोर्ट नहीं था, बहुत बड़ी पूरी सिटी को एक फोर्ट मतलब कन्वर्ट कर दिया था इन्होंने, उसको पूरा फोर्टिफाई कर दिया था चारों तरफ से। अब ये टेरिटोरियल पोजीशन जब यहाँ पे हो गई तो ये जो सदर्न सेटलमेंट थी उसको डिक्लेयर किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी इन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश की थी वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है हेडक्वार्टर, कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे जितने भी साउथ इंडिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेटलमेंट्स इनकी जितनी भी थी, उन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो कहाँ से चलती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से। इसीलिए मैंने आपको सदर्न सेटलमेंट पहले करवाया, क्योंकि जो पहली प्रेसिडेंसी बनाई गई थी वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी का सिंपल मतलब हो गया जहां पे इनका हेडक्वार्टर होगा, जहां से ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, पूरे ट्रेड की एडमिनिस्ट्रेशन यहां से चलती थी। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अभी तक इनका कोई पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई थी, यानी कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं दे रहे थे, कोई टेरिटोरियल पोजेशन इन द फॉर्म ऑफ मोनार्क इन्होंने नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। नेक्स्ट आ गया वेस्टर्न सेटलमेंट्स। तो वेस्टर्न सेटलमेंट इनकी बहुत वास्ट सेटलमेंट थी। क्यों? क्योंकि सूरत से अब इन्होंने सारा जो अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड या फुट होल्ड था वो बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया था। तो बॉम्बे इनको 1661 में डाउरी की फॉर्म में मिला, तो 62 में इन्होंने वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, और 1668 में इन्होंने बेसिकली जो चार्ल्स सेकंड थे, जो प्रिंस थे, जिनकी शादी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुई थी, जो कि जॉन फोर्थ की बेटी थी, उसके साथ शादी हुई थी, तो उसने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे जो था वो इसमें लीज में दे दिया था 10 पाउंड्स में पर एनम के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें बहुत से एरियाज थे। अब बॉम्बे जब इन्होंने शिफ्ट किया तो गोवा भी जो था वो कुछ एरिया गोवा का भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, पूरा गोवा नहीं, कुछ एरिया कर्नाटका का भी कुछ एरिया, गुजरात पे, और सिंध मतलब जो अभी पाकिस्तान, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, वो भी इनके अंडर आ गया था, और इस पूरे को इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला। तो यानी कि सेकेंड जो सेटलमेंट थी उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला गया। ठीक है, थर्ड, और इसके जो गवर्नर थे वो थे जेराल्ड एंगवर। फर्स्ट गवर्नर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे वो थे जेराल्ड एंगवर। उसके बाद आ गया ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया कि हुगली जो था 1651 में सुजाउद्दीन कौन थे? सुजाउद्दीन नवाब थे बंगाल के, तो उनसे किसी ना किसी तरीके से इन्होंने हुगली जो था वो एक्वायर कर लिया। लेकिन हुआ ये कि जब शेषता खान जो नेक्स्ट नवाब आए, उन्होंने इनको हुगली और जो कसिम बाजार वाला एरिया है वो इनसे वापस ले लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और एजेंट थे जिनका नाम था जॉब चारनोक। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जॉब चारनोक ने क्या किया? परचेज की लैंड। देखो यहाँ मद्रास में उन्होंने लीज में ली थी, लेकिन यहाँ पे जॉब चारनोक ने क्या किया? परचेज कर ली लैंड, और वो लैंड थी वो 3 विलेजेस थी। एक थी सुतानती, एक थी गोविंदपुर और एक थी
कैलिकटा, कैलिकटा मतलब जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। और ये तीनों विलेजेस को बाद में इन्होंने बिल्ड किया यहाँ पे फोर्ट विलियम। सेकंड जो इनका फोर्ट बना दैट इज फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम जिसको बाद में कैलकाटा सिटी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया एक और प्रेसिडेंसी दैट इज कैलकाटा प्रेसिडेंसी। लेकिन यहाँ पे अब ये डिफरेंस था कि जितना भी काम होता था अब मेन हेडक्वार्टर जो था वो कैलकाटा प्रेसिडेंसी बन गया, और कैलकाटा से ही इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था जो वो स्टार्ट किया। और इस फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो दैट मीन्स अब इनका पॉलिटिकल सेटअप इंडिया में स्टार्ट होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। पैंडेमिक है, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, बाहर मत जाइए, और मास्क का यूज़ कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू सो मच।